आई डाउट नहीं दूंगा, डाउट नहीं नहीं। बस पीरियोडिकल्स क्या होते हैं? वो एक्सपेंडिचर साइड में लिखा है। पीरियोडिकल्स बच्चों बेसिकली क्या होता है, जैसे घर में हमारे न्यूज़पेपर आते हैं, मैगजीन्स आते हैं, तो जिसको आप सब्सक्राइब करते हो उसको आप पीरियोडिकल्स बोल देते हो। इट्स एन एक्सपेंस। जैसे आप क्लब में क्लब के जो मेंबर्स होते हैं उनको सब्सक्राइब करना पड़ता है, वो क्लब की जो मैगजीन होती है ना उनको पीरियोडिकल बेसिस पे भेजते रहते हैं, तो उनकी इनकम होगी। बट वही पीरियोडिकल क्लब को खरीदनी पड़ती है। जैसे क्लब में जाते हो, बैठते हो ऐसे पैर रख के, नीचे मैगजीन निकाल के पढ़ते हो ना, उन मैगजीन्स को आप पीरियोडिकल्स कहते हो। हम बात करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक बार बोल दीजिए जैसे तो डिसाइडेड है, बस पेंसिल कुछ हो जाएगा। ये हमारे सिलेबस में यही पर चेक कर लेना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लास्ट टाइम तक कर रहे थे बच्चों, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम करने जा रहे हैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। वही 11th स्टैंडर्ड वाला क्या, ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट। ओके, दूसरी बात करते हैं बच्चों, ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट। अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों 11th स्टैंडर्ड सबको याद है, एनपीओ अभी अभी किया था। क्या बोलते थे एनपीओ में, आउटस्टैंडिंग एट द एंड बिगिनिंग, यहाँ बिगिनिंग होता ही नहीं, होगा तो माइनस कर दें। एडवांस इन द बिगिनिंग प्लस, और एंड यहाँ बिगिनिंग होता ही नहीं तो प्लस करेंगे। इसीलिए इस चैप्टर में मैं 90% पता है क्या बोल देता हूँ, आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीपेड माइनस एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पे, इनकम है तो, क्योंकि इसमें बिगिनिंग वाले नहीं होते। आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस क्यों, क्योंकि है तो करंट ईयर का, एंड प्रीपेड एट द एंड माइनस क्यों, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर है। और हम अकाउंट बना रहे हैं ऑन एक्रूअल बेसिस पे। तो शॉर्टकट में अगर मैं बोलूं, एनपीओ था उसी का रिफाइनमेंट है, बट यस आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस, और एडवांस एट द एंड एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पे, रेवेन्यू है तो क्रेडिट साइड। फिर उसके बाद यहाँ पे आके हमें कुछ डिफरेंशिएशन करना पड़ता है बिटवीन एक्सपेंसेस, कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। बड़ा आसान है, डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट है तो पी&एल। 11th में मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, आओ खेले टीटीएल, आओ खेले आईपीएल। मतलब इफ यू थिंक दैट एक्सपेंस इज डायरेक्ट यू हैव टू पोस्ट इट टू, एंड इफ इट इज इनडायरेक्ट यू हैव टू पोस्ट इट टू पी&एल। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, पुरानी बात है, देख लेंगे जब एक्सपेंस आएंगे। अच्छा, ये दो नोट मुझे बताना बच्चों, मैंने एनपीओ के चैप्टर में लिखवाए थे या नहीं लिखवाए थे, कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से पहले रेक्टिफिकेशन इफ एनी शुड बी गिवन इफेक्ट। वहाँ आए नहीं थे, लिखते हैं बच्चों, पॉइंट को रिमेंबर। और फाइनल अकाउंट सीधा क्वेश्चन कर सकता हूँ स्टार्ट, बट उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें जो 11th में भी लिखवाता था, आज 3 क्लास में हो गए हो तो क्या होगा, आज भी लिखवाऊंगा। Number 1, before we calculate depreciation, before we calculate depreciation, before we calculate depreciation, make sure, before we calculate depreciation, make sure rectification if any is already given effect. अभी इसके ऊपर ना छोटे छोटे एग्जाम्पल भी कर दूंगा, बुक के एग्जाम्पल शुरू करने से पहले। पॉइंट नंबर 2, बिफोर वी कैलकुलेट बैड डेट्स, बिफोर वी कैलकुलेट बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, before we calculate bad debts, provision for bad debt and provision for discount, make sure rectification if any is already given effect.
rectification if any is already given effect. Make sure rectification if any is already given effect. Third, adjusted purchases equals okay, adjusted purchases equals what I do? Opening stock plus net purchases minus closing stock. इस फॉर्मूला के बाद एरो बना के लेते हैं ना, if closing stock and closing stock appears in trial balance and opening stock, ये फॉर्मूला है बच्चों, I can't help it, disappears from the trial balance. I repeat, adjusted purchases equals opening stock plus net purchases minus closing stock. एरो बना के ये फॉर्मूला कब यूज करना है? When close, ये फॉर्मूला आपको सीपीटी में भी काम आएगा बच्चों और काफी बारी काम है. Closing stock appears in the trial balance and opening stock does not appear in the trial balance. इसका रीजन क्या होता है? एडजस्टेड परचेसेस का मतलब क्या? बड़े प्यार से सुनना. मैंने 10 यूनिट खरीदी, 2 मेरे पास पहले से थी, तो टोटल कितनी हुई? 12. 3 अभी भी बची हुई है, तो बची कितनी? 9. अगर मैं ओपनिंग को ऐड और क्लोजिंग को माइनस कर दूं, जो 9 यूनिट्स आई, क्या मैं उसे एडजस्टेड परचेसेस बोल सकता हूँ? हाँ, मैंने क्या किया? परचेज में ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दिया. इमेजिनरी फिगर सोचो मुझे, 10, 2 and 3 मतलब 9. ये एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या है? उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी एडेड है और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी. यही तो रीजन है ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक देख ही नहीं रहा, क्योंकि अगर आप एडजस्टेड परचेज में ओपनिंग स्टॉक ऐड कर चुके हो तो क्या ट्रायल बैलेंस में दिखेगा? दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओपनिंग स्टॉक डिसअपीयर्स. अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिखता है. जब क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में दिखेगा और आपका मन कर रहा है परचेजेस दिखाने का, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिखाने का मतलब क्या है? आपने अपनी परचेजेस में से जो स्टॉक अभी भी बचा हुआ है उसे क्या कर दिया? माइनस. तभी तो आपका एडजस्टेड परचेजेस आया. ज्यादातर ये देखो, ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब ये वर्ड आएगा. अदरवाइज तो बचपन से क्या करते आए हो? परचेज. ट्रायल बैलेंस में परचेज ही दिखता है और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखता है? हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन. क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे दिखता है बच्चों? हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन. इससे ज्यादा तो कुछ बोल नहीं सकता. तो अगर वो ट्रायल बैलेंस में लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कि क्लोजिंग स्टॉक बचपन में कभी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, आज पढ़ा रहा हूँ, एक चैप्टर बाद में करना है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन. क्वेश्चन नंबर साइलेंट होता है. वी फॉलो फर्स्ट थिंग फर्स्ट. तो आज क्लोजिंग स्टॉक किस में से बचा? ओपनिंग में से या परचेजेस में से? परचेजेस में से. इसलिए आपने उसे साइड पे कर दिया कि मतलब मैंने इस साल कितने गुड्स कंज्यूम किए. भाई देखो, हाई और वाई तो ठीक है, ये टाइम देख लेंगे. कॉलेज से आज या जहाँ से मर्जी है, ये टाइम देख लो. आज के बाद नहीं पूछते दूंगा, आज फर्स्ट एंड लास्ट. सीरियसली अपना टाइम प्लान करो. एक्सेप्शन केसेस में ठीक है, बट हम हमेशा ज़्यादातर लेट होंगे तो मैं नहीं पूछता. तो इसीलिए बच्चों आप ये फॉर्मूला यूज करते हो. एट टाइम्स वरुण मैं ये फॉर्मूला भी यूज करूंगा. और करके लिखा बच्चों, कौन सा? सुनना मतलब बड़े प्यार से. मैंने बोला नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग. सुनना बड़े प्यार से और एरो बना कर लिखना. इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक बोथ अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस,
if opening and closing stock both appears in trial balance. I repeat, if opening and closing stock both appears in trial balance. मैं कोशिश करता हूँ नेहा को समझाने की, पिछले वाले क्वेश्चन पे ले गया उधर, सुनना मेरी बात। आपने यहाँ पे वर्ड लिखा था बच्चों क्या, एडजस्टेड परचेसेस, कितना बच्चों, 9 डन, और आपने यहाँ पे लिखा था क्लोजिंग स्टॉक कितना, 3, क्योंकि मैंने ये बोला। इस केस में जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास परचेज कितना है, जब आप सॉल्व करोगे, अगर मैं आपको ओपनिंग स्टॉक डिसअपीयर हो गया था ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन था होगा ना, यहाँ लिखा होगा एडिशनल इंफॉर्मेशन कि ओपनिंग स्टॉक इज हाउ मच 2, तो आपने फॉर्मूला में लगा के परचेज कितनी निकाली, नहीं 2 + 10 12 माइनस 3 9। अगर मैं एडजस्टेड परचेज ये दे दूंगा तो आपके पास बताओ कितना आएगा बच्चों, 9 में 3 + 12 और 2 - 10 डन। अब हम कौन सी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, वैसे तो फॉर्मूला रटने वाला, नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और ये फॉर्मूला कब यूज करने की बात कर रहा हूं, व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ अपीयर्स इन, मतलब आपके पास ट्रायल बैलेंस कुछ ऐसा दिया होगा बच्चों, ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो adjusted purchases 7 and closing stock 3। पिछली बार क्या क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो परचेज में ऑलरेडी ऐड, इसीलिए परचेज कितने दिख रही थी, आज एडजस्टेड परचेज कितने दिख रही थी। अब इस फॉर्मूला में जब मेरा बच्चों इस फॉर्मूला को लगाएगा 7 = x - 3, तो परचेज अभी भी कितना आएगा, तो दोनों इक्वेशन का बस फॉर्मूला चेंज हो गया, दोनों इक्वेशन का मतलब फॉर्मूला चेंज हो गया, इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है। समझ तो आ जाता है बट पेपर में स्ट्राइक नहीं करता, तो हमें इसको रट्टा ही मार के रखना है कि आई विल यूज दिस फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग कब, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन एंड ओपनिंग स्टॉक डिसअपीयर्स, मतलब फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस डिसअपीयर, बाहर आ गया, और ये वाला फॉर्मूला का when opening stock and closing stock both appears in trial balance, ये आपको याद है। हाँ, ये भी कब याद रखना है, जब क्वेश्चन इंटेंशनली बोले कि ओपनिंग स्टॉक भी लिखाओ, नहीं तो मैं इसके शॉर्टकट बता दूंगा आपको क्या होता है। सो फार सो ये छोटे क्वेश्चन के लिए कई बार 2 मार्क का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं थ्योरी फॉर्म प्रैक्टिकल बना के। सो फार सो राइट, आगे देखते हैं बच्चों, 1 2 3 4 2 पे, उसके बाद ये फॉर्मूला जरूर लिख लेना बच्चों, जो भी लेट आए हो पहले 2 पॉइंट किसी से भी लिखते रहना, बट ये 2 फॉर्मूला जरूर लिख लेना। ओके, पॉइंट नंबर 4, ये वैसे सबको पता है बट फिर भी लिखवा दिया, और इन सभी पॉइंट्स पे आज हो सकता है शायद मैं बुक से एक ही क्वेश्चन करूं, पहले इन्हीं के छोटे छोटे क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन में यूज होते हैं वो करूंगा आपके साथ। पॉइंट नंबर 4, ट्रायल बैलेंस आइटम हैज वन इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस आइटम हैज वन इफेक्ट अनलेस एंड अनटिल इट रिजल्ट्स इनटू इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस आइटम हैज वन इफेक्ट unless and until it results into implied adjustment. Trial balance item has one effect unless and until it results into implied adjustment. देखेंगे कैसे। पॉइंट नंबर 5, अब थोड़ी आज ना 11th की भी जर्नल एंट्री क्वेश्चन कराते वक्त पूछूंगा, अभी नहीं चाहिए होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि एवरी ट्रांजैक्शन हैज रिलीज हो जाएगा। ओके, पॉइंट नंबर 5 में हम लिख रहे हैं फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज कैन बी पास्ड विद रिस्पेक्ट टू लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज
following journal entries can be passed with respect to loss of goods by fire. जो बचपन में पूर्वा करते होते थे, किसी को याद होगी किसी को नहीं याद है बच्चों, जब लॉस बाय फायर होता था तो हम सबसे पहले एंट्री लिखते थे LBF टू लेट्स से इमेजिनरी केस 10,000। फिर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट करती थी, ये होती थी फॉर LBF, फिर होती थी फॉर क्लेम एडमिटेड, रिसीव नहीं, फॉर क्लेम एडमिटेड। कि मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया, अगेन लॉस बाय फायर तो किया, लॉस बाय फायर डेबिट किया था ट्रांसफर करते वक्त, क्रेडिट फॉर इंश्योरेंस कंपनी। कुछ क्वेश्चन होते थे बच्चों, लेट्स से 10,000, इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम एडमिट कर लेते तो हम इंश्योरेंस कंपनी में 10,000 लिख देते थे, कभी कभी वो 7,000 भी एक्सेप्ट करती तो हम 3,000 को वहां डाल देते थे। एबनॉर्मल लॉस एंड ऑल एबनॉर्मल लॉसेस आर रिकॉर्डेड थ्रू P&L। उसके बाद फिर थर्ड एंट्री हम करते थे कि अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया और हमने रिसीव भी कर लिया तो उन्हें हमें क्या दिया, चेक, और हमने वो चेक कहाँ डाला, बैंक में। सो ऑन क्लेम रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। बस मुझे इससे ज्यादा कुछ बताना नहीं। क्वेश्चन में जब पॉइंट आएगा तभी सिर्फ फर्स्ट एंट्री पास करूंगा, नहीं फर्स्ट और सेकंड। हाँ, सेकंड में इंश्योरेंस, कभी इंश्योरेंस कंपनी होगा, कभी P&L होगा, कभी दोनों होंगे, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। थर्ड एंट्री तब पास करूंगा जब क्वेश्चन बोलेगा क्लेम इज आल्सो ड्यूली received। But these are the three maximum entries which will end up passing with respect to loss of goods by fire. These are the three maximum possible entries which will end up passing with respect to loss of goods by fire. So लॉक कर दो, करके अब मैं आपके साथ जैसे कुछ एग्जांपल्स कर देता हूँ रिलेटेड टू जो मैंने फर्स्ट 2 पॉइंट्स लिखवाए थे और एक में भी इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। मैंने जैसे एग्जांपल 1 लिखा है यहाँ पे, देखो ये मेरा ट्रायल बैलेंस है बच्चों, कब का, लेट्स से 31 मार्च 16, यानी वी फॉलो फाइनेंशियल ईयर 15-16। वो नोट बाद में पढ़ लेंगे, उसी नोट के ऊपर प्रैक्टिकल एग्जांपल कर रहा हूँ। हमारे ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वरुण, डेटर्स 1 लाख, बैड डेट्स 10,000। हमारे ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ लेट्स से डेटर्स 1 लाख, बैड डेट्स 10,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000। मैं इस क्वेश्चन के थ्रू 2-3 पॉइंट, वो जो फर्स्ट 2 पॉइंट लिखे थे वो दोनों कवर अप कर दूंगा। वेजेस 50,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10 की जगह इसको 7 कर। उसके बाद आपके पास, आप साथ लिखना चाहो बच्चों एग्जाम्पल लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो आपकी मर्जी, बट यस मैं वो जो फर्स्ट 2-3 पॉइंट लिखवाए थे आकांक्षा, उन पॉइंट्स को इनडायरेक्टली बच्चों इस क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करें। एडिशनल इंफॉर्मेशन मान, क्वेश्चन ने बोला राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स ₹5,000।
create provision for doubtful debt. Create provision, DD मतलब doubtful debt at the rate of 10%. क्वेश्चन ने पॉइंट नंबर 2 बोला, और जान उसके टीचर ना पॉइंट ऑर्डर वाइज नहीं देता, मतलब जिस ऑर्डर में सॉल्व होने चाहिए जान उसके ऑर्डर चेंज कर देता है। मैं इसलिए वैसे गंदे टीचर्स की बात कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2, wages paid rupees, wages paid includes rupees 10,000 for installation of machinery costing rupees 50,000 on 1st October 50. सेकेंड पॉइंट उन्होंने दे दिया ऐसे, मैं एकदम सीधा गंदी गंदी बातें करने पे आ रहा हूँ ताकि मैं उन पॉइंट्स को समझा ही नहीं सकता हूँ। Wages paid includes rupees 10,000 for installation of machinery costing rupees 50,000 on 1st October 50. Point number 3, 12th के पेपर खत्म होने के बाद सबसे पहले ज्यादातर बच्चे कहाँ घूमने जाते हैं? हाँ बोलो बोलो हैं? गोवा। एक वो गोवा है, एक हमारा गोवा है। अकाउंट्स में गोवा का मतलब होता है गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। मेरे लिए गोवा का मतलब मैं गोवा घुमाने जा रहा हूँ आपको, बट ये दूसरे वाला गोवा। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 9,000 which has been sold on approval basis, देखा आगे ना, goods on approval बन गया हुआ, which has been sold on approval basis for rupees 10,000 has been recorded as actual sales। आई थिंक बहुत हो गया आपके लिए अभी, वो 2-3 पॉइंट कवर करने के लिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, ट्रायल बैलेंस होगा, ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट बनाना होगा। पिछले चैप्टर में एनपीओ था तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे थे, अब 11th स्टैंडर्ड वाला पुराना चैप्टर आ गया जिसमें हम ट्रेडिंग और पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते थे। बट वो बनाने के लिए बड़ी सारी एडजस्टमेंट्स होती थी। आज शुरू से ही गंदे क्वेश्चन का एक आइडिया देने के लिए मैंने इमेजिनरी एग्जांपल बना दिया। ट्रायल बैलेंस में डेटर दे रखा है, बैड डेट्स दे रखा है। अच्छा, ये जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स होते हैं इन्हें मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ ओल्ड बैड डेट्स। बाय ओल्ड बैड डेट्स आई मीन जो मैं ऑलरेडी राइट ऑफ, जिसकी मैं ऑलरेडी एंट्री पास, जिसको मैं डेटर से ऑलरेडी माइनस। सिमिलरली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सिमिलरली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और बचपन में सीखा था हमने, अगर नहीं याद तो मैं याद दिला दूंगा। जब भी आप कोई प्रोविजन क्रिएट करते हो, यू आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। प्रोविजन क्रिएट करने का मतलब लॉस बुक करना, और प्रोविजन वाला लॉस हमेशा पी&एल से बुक होता है। यानी पी&एल टू प्रोविजन इज द एंट्री। बचपन में कभी करते थे पी&एल टू प्रोविजन इज द एंट्री, नहीं भी याद तो आज बता दिया। एनी प्रोविजन विद रिजल्ट्स इन लॉसेस हैज टू बी रिकॉर्डेड थ्रू पी&एल। तो ये पी&एल टू प्रोविजन मतलब पिछले साल तक मैं प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस बेसिस पे ऑलरेडी कितना लॉस राइट ऑफ कर चुका हूँ 7, इसको बोल देते हैं ओल्ड प्रोविजन। उसके बाद ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आई और मैं क्वेश्चन फुल फ्लेज वाला कर रहा हूँ जिसमें मुझे क्या क्या बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट मैं इस समय पूरा नहीं बनाना क्योंकि मैंने पूरा दिया, क्योंकि मैं एक्सट्रैक्ट बना के दिखा दूंगा। मुझे और क्या बनाना है, और मुझे और क्या बनाना है, मुझे और क्या बनाना है, बैलेंस शीट। कोई दिक्कत? नो दिक्कत ना। बैलेंस शीट में जाने से पहले मैंने उठाया डेटर, क्योंकि पहला पॉइंट डेटर से रिलेटेड। मैंने यहाँ पे लिखा एसेट साइड पे सन्ड्री डेटर्स, कितना 1 लाख। जो लोग लेट आए हैं उनके लिए मैंने वो नोट बोल के बता दिया, आप लोग बाद में किसी की कॉपी से लिख लेंगे। बिफोर वी डू एनी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट,
make sure rectification if any is already given. I repeat, यही लिखवाया था मैंने. Before we calculate bad debt, provision for bad debt, provision for discount, make sure rectification if any is already given effect. ठीक है. आज मैं पॉइंट नंबर 1 पहले सॉल्व, पॉइंट नंबर 2 पहले सॉल्व, क्योंकि मुझे पता है डेटर्स को ये पॉइंट अफेक्ट करता है. अब बड़े प्यार से इस इंग्लिश की हिंदी सुनना. Goods costing 9,000 were sold on approval basis for rupees 10,000 has been recorded as isn't my sale. They were sold on approval basis. जब तक सामने वाला अप्रूव नहीं करेगा मैं उन गुड्स को अपनी सेल नहीं कह सकता. होता है ना एक बार आपका कस्टमर आपका दुकानदार कहता है यार गुड्स ले लो, नहीं पसंद है 10 दिन में वापस कर देना. दैट इज कॉल्ड गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस. दैट इज कॉल्ड रियल लाइफ में चलता है ऐसे. नॉर्मल रिटेल कस्टमर में नहीं चलता है, बट जब टू बिग पर्सन डील करते हैं उनमें ऐसा होता है. नहीं पसंद है वापस कर दिया. अरे उसको देख लो फ्लिपकार्ट विद इन 30 डेज रिटर्न इट. दैट इज कॉल्ड सोल्ड ऑन approval basis. So far so good. Now, and you have recorded it as actual sale. सही है. Is it your sale? Are you my debtor? No. Thank you. It means जब मैं full fledged क्वेश्चन करूँगा मेरी सेल्स में से गोवा को क्या कर दूँगा? माइनस कितना? 10,000. By गोवा I mean short में लिख दिया गुड्स ऑन अप्रूवल. Because this is not my sale and you are not my debtor. Thank you. I will subtract it from my debtor also. How much? 90,000. इससे पहले मैं कुछ गलती करूँ एग्जाम में, मैंने बच्चों से फिर एक पॉइंट पूछ लिया. If this is not my sale, subtract it. You are not my debtor, subtract it. Because you have recorded it as actual sale. वो गलती था. It is like सुनना मेरी बात सुनो. आपने राम टू सेल्स कर रखा है. अब आप सेल्स टू राम कर रहे हो. रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर 11 का आप ऑलरेडी राम टू सेल कर चुके हो, जो गलत था ना नेहा, तो मैंने उसे रिवर्स कर दिया. सेल्स टू राम. सेल्स डेबिट करने का मतलब सेल्स कम करना और राम को डेटर को क्रेडिट करने का मतलब डेटर कम करना. So if this is not my sale, you are not my debtor. जो आपके पास गुड्स पड़े हैं वो आपके या मेरे? मेरे. It's just that they are lying with you. It's just that they are lying with you because I have sold it on approval. अगर आप अप्रूव नहीं करोगी, आप गुड्स वापस दे दोगी, वो मेरा स्टॉक बन जाएगा. So if this is not my sale, you are not my debtor. The goods lying with you till approval are not your goods. Because law की लैंग्वेज बोल तो पढ़ोगे लॉ इस साल भी. Because the risk and reward of ownership has not yet been transferred. I haven't treated you as my debtor. तो जो आपके पास गुड्स पड़े वो आपके हैं, मेरे कौन से स्टॉक का पार्ट? क्लोजिंग. साल के एंड की तो बातें हो रही. तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट और क्लोजिंग स्टॉक का रूल है AS2. यहाँ पे भी बोलूंगा, इन्वेंट्री के चैप्टर में भी बोलूंगा, हर जगह बोलूंगा. कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is the rule. How much is the cost? How much is the market price? Whichever is. और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ? एट गोवा. क्लोजिंग स्टॉक पता नहीं कितना है, जब फुल फ्लेज क्वेश्चन करूंगा तो दिया होगा. उसमें मैं गोवा को क्या करती हूँ? और क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा फैक्ट क्या रहता है? बैलेंस शीट में ऐसा. तो वहां पे भी आकांक्षा मक्कड़ में क्या कर दूंगा? क्लोजिंग स्टॉक में गोवा किसी को लिखकर वन ऑफ द एडजस्टमेंट जो आने वाले बड़े क्वेश्चन में तंग करेगी, उसको पहले एक बेस बना के आपके साथ तैयार कर रहा हूं. अभी भी पॉइंट थोड़ी खत्म हो बच्चों. मैं तो एक रेक्टिफिकेशन पार्ट फिनिश किया. अब मैं करूंगा तेरे साथ गंदी बात. कहने का मतलब bad debt, provision for bad debt, provision for discount. हाँ, this is what I meant. कि before I do any bad debts का adjustment, provision for bad debt and provision for discount का adjustment, I have to make sure कोई भी rectification debtor से related अगर है तो मुझे पहले उसको हटाना है. वो माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है. देखेंगे जब प्लस वाली आएगी. आज माइनस वाली आई है तो माइनस वाली से ज्यादातर माइनस वाली आती है और वो वही आती है, इसलिए पहले मैंने उस पॉइंट को डिस्कस कर लिया. सो फार सो गुड. अब बैड डेट्स माइनस, मैंने यहाँ देखो वर्ड लिखा था कि मेरे बच्चे कंफ्यूज ना हो. न्यू बैड डेट्स कितने, इसलिए मैंने फिगर भी अलग कर दी. सर इस बैड डेट का क्या होगा? देखिए ये वो बैड डेट थे जो ट्रायल बैलेंस में अपीयर कर रहे थे. मतलब इन वाले बैड डेट के लिए आप ऑलरेडी बैड डेट टू डेटर की एंट्री पास. मतलब ये वो लोग हैं जो मुझे ड्यूरिंग द ईयर ऑलरेडी धोखा दे चुके थे. मैं एंट्री भी पास कर चुका था. अब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फिर उसने भी धोखा दे दिया. कॉल्ड न्यू बैड डेट. लेट्स टेक इट दिस वे. सो न्यू बैड डेट कितना?
अब 85 मीन अच्छे लोग बचे, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगर ये सब अच्छे लोग टाइम पे पैसा देंगे, आई थिंक ऑफ गिविंग देम अ डिस्काउंट। बट उससे पहले अगर वरुण ऐसा निकला तो नेहा भी तो ऐसी हो सकती है। सॉरी ऐसे बोलते हैं, वरुण मतलब मेरे मुंह पे बोल रहे माइकल जैक्सन की तरह, आई एम बैड कॉल्ड बैड। और ये मुझे लग रहा है ये बोल सकती है आई एम बैड कॉल्ड प्रोविजन फॉर बैड। सिर्फ प्रोविजन फॉर बैड। अब प्रोविजन फॉर बैड कितना है बच्चों? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बताओ 10% किसका? 85,000। दैट इज व्हाई ये ऑर्डर फॉलो करना है। अगर आप ऑर्डर में नहीं करोगे, बुक में जैसे जैसे पॉइंट आता है जरा सॉल्व करते जाओगे, आपका बैड डेट तो ठीक आ जाएगा, लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेट दैट्स व्हाई मैंने वो नोट डिक्टेट कर दिया। बिफोर वी कैलकुलेट एनी बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, मेक श्योर रेक्टिफिकेशन इफ एनी इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज व्हाट आई हैव ट्राइड डूइंग। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना आ गया बच्चों? 85। अब जो पैसे बचे अगर मैं डिस्काउंट देता तो वो उस पे आता, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की बात नहीं की, कोई बात नहीं करता। सो पहले बैलेंस शीट इफेक्ट खत्म किया, बड़े प्यार से सुनना। इसके दो इफेक्ट हो चुके हैं, आपको दिख रहे हैं, बिकॉज़ एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स। उसी की वजह से क्लोजिंग स्टॉक में वो वाला पॉइंट ऐड करना पड़ा, उसके भी दो इफेक्ट हो गए, फिनिश। अब हमारा पॉइंट आया था न्यू बैड डेट 5000। निश्चय वाज माय बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर फॉर ओल्ड बैड डेट, एंड भाई साहब मेरे न्यू बैड डेट। आप भी बकवास, आप महा बकवास, मेरे लिए तो दोनों ही लॉस है ना। तो बताओ मेरा टोटल लॉस कितना? 15,000। तो P&L में कितना लिखो? 15। जैसे जिस कमरे की लाइट बंद होती है, पापा क्या कहते हैं बेटा? लाइट ऑन कर दो, बोलते हैं ना, स्विच ऑन। तो बैड डेट के लिए मैं बोल देता हूँ ऑन, मतलब ओल्ड प्लस, थैंक यू, ओल्ड प्लस न्यू, और मैंने बोला थैंक यू। कोई दिक्कत? सो मैं डिफरेंट वे में बता दूंगा, पहले वो बता रहा हूँ जो बच्चों को अच्छा लगता है। फाइनल इफेक्ट हर एक का सेम आता है। प्रेजेंटेशन, अब तो स्कूल है नहीं, कॉलेज है, तो अब जैसे मर्जी करो, फाइनल नेट प्रॉफिट से मतलब हो गया टीचर, मैंने कर दिया, कोई दिक्कत? अब बड़े प्यार से सुनना, इस साल मुझे नेहा मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने लोगों पे शक है, और पिछले साल तक कितने लोगों पे शक था? इस साल की वजह से एक्स्ट्रा शकी लोग कितने हैं? मेरी बारी। ओल्ड प्रोविजन का मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस के बेसिस पे मैं ऑलरेडी लॉस्ट बुक, ये तो आपने 12th में एडमिशन में रिवल में भी किया है पॉइंट यार, ओल्ड और न्यू प्रोविजन का कंपैरिजन एंड टेकिंग द डिफरेंस एज लायबिलिटी का इंक्रीज या डिक्रीज एंड रिकॉर्डिंग इट एज प्रॉफिट और लॉस। आज भी वही कर। पुराना प्रोविजन कितना था? नया प्रोविजन कितना? एडिशनल प्रोविजन कितना? कैसे आया? 85 - 7 करके ना, तो ठीक है। ऑन का उल्टा नो, याद रखने का तरीका और कुछ नहीं, फालतू बकवास है, बट मैं ऐसे ही याद रखता था। बैड डेट के लिए मैंने बोला बेटा स्विच ऑन कर दो, कहने का मतलब ओल्ड प्लस न्यू ऐड करके लिख दो। जब प्रोविजन आया नेहा, मैंने बोला न्यू प्रोविजन कितना, ओल्ड प्रोविजन कितना, इसका मतलब एक्स्ट्रा प्रोविजन। अच्छा, इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो, न्यू को डेबिट करो और ओल्ड को बात तो इस पॉइंट पे। एक बच्चा कहता सर व्हाट इफ ओल्ड वाला 9000 होता? सर ये तो नेगेटिव आ गया। सो नेगेटिव नहीं, इट इज जस्ट लाइक बैड डेट, तो मैं क्रेडिट साइड पे। और यहाँ पे कुछ स्कूल टीचर अपनी जान बचाने के लिए क्या करते थे, वो कहते थे सब कुछ डेबिट पे लिखो और ओल्ड प्रोविजन को क्या कर दो? क्रेडिट। अपने आप नेट डेबिट या क्रेडिट, जिसको जैसे अच्छा लगे। अभी मैंने इस तरह से बता दिया। और अगर इसको इकट्ठा देखो तो आपको बुक में पता है क्या दिखेगा? उत्तर सुनना, कई बार डायरेक्ट दिखेगा 60। हाँ बोल बोल बोल, मेरे से उधर नहीं, उधर नहीं। तो बोलते कि स्कूल में हमने क्रेडिट लिखा था, हमने वो बोल दिया पॉइंट। स्कूल में क्रेडिट लिखा था, लिखा आज जैसे मर्जी कर लो। बट मैं बता रहा हूँ ज्यादातर बीकॉम की बुक्स में आपको कैसे मिलेगा? सारा एक साथ 16,500। इसका मतलब क्या हुआ? आपने सब कुछ ऐड किया, रोड प्रोविजन। पता है उसका रीजन है, बैड डेट ये भी इस साल का है 10, 5 भी इस साल का है 550, न्यू प्रोविजन भी इस साल का है, ओल्ड तो पिछले साल का है, वो इस साल का तो लॉस है ही। और ओल्ड का मतलब उतना लॉस ऑन प्रूडेंस बेसिस आप ऑलरेडी बुक। ओल्ड वाले प्रोविजन को माइनस कर दो, बाकी सब प्लस कर दो। रिजल्ट पॉजिटिव है तो डेबिट कर दो, नेगेटिव है तो क्रेडिट। मतलब वो क्या बन जाएगा? प्रोविजन फॉर बैड डेट। अब बड़े प्यार से
7 और 10 का देखो सिंगल इफेक्ट हुआ, एक एक, ये आया 10, ये आया 7। जहां तक बात रही 5, दो इफेक्ट, क्योंकि वो कहां से उठाया था, एडिशनल इंफॉर्मेशन से। प्रोविजन उसके भी, क्योंकि वो भी कहां से आया था, एडिशनल। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से एडिशनल इंफॉर्मेशन एज एंड ट्रायल बैलेंस आइटम हैज अनलेस एंड अनटिल इट रिजल्ट्स इनटू, भी देख लेंगे थोड़ी देर के बाद। मेरा इस पॉइंट को सॉल्व करके लेने के चक्कर में पहले अगला पॉइंट फिनिश हुआ, दैट वाज नीडेड, दैट वाज द नीड ऑफ द। अच्छा, आपने क्वेश्चन में फोर्थ पॉइंट और ऐड करो, मैं लिखवाना भूल गया था, मेरी गलती। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10% पर annum। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10% पर annum। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10% पर annum। मेरी बात, सबसे पहले मेरा ये पॉइंट हो गया बच्चों, ये भी हो गया है ना, ये भी हो गया। अब वेजेस तो सबको पता है कहाँ जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट। बट मैंने देखा सनी पाजी की ऐड आती है बनियान वाली, ये अंदर की बात है, इसको अंदर ही लगती है, इनसाइड अमाउंट कॉलम से। और मैंने ये वाला पॉइंट कहता है वेजेस पेड ₹10,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। ओ मतलब हमने करना था मशीन टू कैश। प्लीज 11th स्टैंडर्ड याद करना, नहीं याद तो मैं लिख के बता रहा हूँ, राइट एंड रॉन्ग शायद स्कूल टीचर कराती है। Any expenditure incurred before the asset is first put to or capitalized called added to the value of asset। मतलब मुझे राइट एंट्री पास करनी थी मशीन टू, वो मैंने क्या कर दिया काके, वेजेस टू कैश। स्कूल टीचर रेक्टिफाइड एंट्री करवाती है, मशीन टू, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। बिकॉज ऑफ दिस एंट्री वेजेस में से माइनस करना पड़ेगा और मशीन में, और जब तक मैं ये रेक्टिफिकेशन नहीं करूंगा मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, दैट वाज माय नोट नंबर 2। बचपन में पॉइंट कम आते थे, अब बहुत ज्यादा आएंगे, बस ये। सो इससे गंदे वाले भी आएंगे देख लेंगे, बट फिलहाल हमने इतना समझ लिया कि यार मशीन कॉल्ड एनी फिक्स्ड एसेट के अगेंस्ट बिफोर वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन मेक श्योर रेक्टिफिकेशन इफ एनी मस्ट बी गिवन फर्स्ट। सो फार सो लॉक कर दिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा माइनस मशीनरी wrongly debited, 10 माइनस, और मशीन अकाउंट में सुनते रहना, थोड़े प्यार से सुनना। मशीन अकाउंट में प्लीज मैं थोड़ा सा उस पॉइंट को आगे पढ़ना चाहता हूँ। कहते हैं ये वेजेस आपने किस मशीन की इंस्टॉलेशन पे दी थी, उस मशीन की जो कॉस्ट कर रही थी 50 और वो कब खरीदी थी, और ये ट्रायल बैलेंस कब का है, मार्च 16 का। इसका मतलब इस 1,50,000 में M1 भी है और M2 भी है, जो लोग डेप्रिसिएशन कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, आपको करना तो है एक बार, और उसके बाद मुझसे डाउट पूछने, बट ऐसे तो बोलते थे M1 M2, मशीन 1 मशीन 2 ना। मैंने इसमें लिख दिया मशीन 1 1 लाख, कोई दिक्कत भाई। 150 में अगर 50 मशीन 2 है जो आपने 1 अक्टूबर को खरीदी है, तो मशीन 1 क्या है 1 लाख, और मशीन 1 कब से है मेरे पास, बचपन से, बचपन मतलब और पुराना। और मशीन 2 क्या मैं लिखूं यहाँ, एड मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, कितना 10, बताओ टोटल कितना हो गया 1,60,000। दिस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। सर 150 तो था, इसमें 10 ऐड करके लिख दे, क्या ब्रेकअप कर रहे हो? बेटा कभी कभी ब्रेकअप अच्छी चीज होती है, वैसे तो बुरी होती है, बट क्वेश्चन में स्प्लिट वाला ब्रेकअप अच्छी चीज होती है। कैसे, इधर देखो, आपको पता है टोटल मशीन की वैल्यू 160 हो चुकी है, इसमें से पुत्र M1 कितना है और M2 कितना है। उसने गलती से 50 लिखा था बच्चों, वो एक्चुअल में तो कितना है, क्योंकि वो 10 की रेक्टिफिकेशन भी 1 अक्टूबर 15 की है, क्योंकि जिस दिन इंस्टॉलेशन किया होगा उस दिन इनका तो होगा वो। तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री 10 भी आपने कब ऐड किया, 1 अक्टूबर 15। इट मींस M2 की वैल्यू कितनी है 60, यहाँ तक क्लियर। अब तो खत्म हो गया पुत्र, डेप्रिसिएशन रेट क्या है 10%, इट मींस इस पे लगाओ 10%, कितना आ गया, बट इस पे लगाओगे 10% फॉर व्हिच इज 3,000, और अगर आप डायरेक्टली कर देते शायद आपकी डेप्थ गलत आ गई। दिस इज व्हाट आई मेंट बाय वो छोटी सी लाइन मालूम कि बिफोर वी डू डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन मेक श्योर
रेक्टिफिकेशन, वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। अभी मैंने बढ़ाने वाला एग्जांपल लिया जो 80% यूज होता है बुक्स में। सो मेक श्योर रेक्टिफिकेशन इफ एनी इज ऑलरेडी गिवन अ फैक्ट, उसके बाद आप डेप्थ नेहा लगाना शुरू करो। इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेना बच्चों, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आते ही ना, मैंने 2-3 क्वेश्चन पूरे करके दिखाने सच्ची में पहले चैप्टर में, बाकी में मैं घास भी काट सकता हूँ। घास काटने से मेरा मतलब क्या होता है, सारी एडजस्टमेंट सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद इम्प्लाइड एडजस्टमेंट सॉल्व कर दूंगा अगर कोई होगी। फिर मैं आपसे बस पूछा जाऊंगा, बताओ ये क्या लिखूं, ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट, घर से कंप्लीट कर लेना, आंसर नहीं आएगा डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि बाकी सब तो क्या होता है, बेला काम ही होता है, ये ट्रेडिंग में डेबिट करो, क्रेडिट करो, पीएनएल में डेबिट, पीएनएल में क्रेडिट। तो मेन मेरे लिए क्या काम है इस चैप्टर में, और उसी के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट आई मेंट बाय नोट नंबर 2। मेरे 2 या 3 नोट जो मैंने लिखवाए थे वो मैंने आपके साथ इनडायरेक्टली पूरे किए। और अब यहाँ से डेप्थ कितनी माइनस कर दूं बच्चों, 30, और उस डेप्थ को कहाँ डाल दूं लेना, पीएनएल में। अब किसी को कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना आपकी मर्जी। क्वेश्चन में तो मैं बार बार ये चीजें करने वाला हूँ अभी, डिफरेंट एग्जाम्पल।